Hey students, welcome again. Today we will discuss the Hornbill chapter first, The Portrait of Lady, written by Khushwant Singh. He is Khushwant Singh, the narrator and the writer of this story. The whole story is written in first person. Next, we will discuss the major characters of this story. There are only two major characters. First one is Khushwant Singh, who narrate the story to the readers. And the second character is grandmother. Now we will start. Khushwant Singh draws here an interesting portrait of his grandmother. खुशवंत सिंह यहाँ पे अपनी दादी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पोर्ट्रेट क्या होता है, एक तरह से चित्रण करना होता है, तो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से अपनी दादी के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. ही प्रेजेंट्स हर एज द टेंडर, लविंग एंड डीपली रिलीजियस ओल्ड लेडी. खुशवंत सिंह सेज दैट his grandmother was an old woman. She was so old and her face was so wrinkled that it was difficult to believe she could ever been young and pretty. खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह उसे कोमल, प्यार करने वाली और गहरे रूप से धार्मिक वृद्धा यानी कि बूढ़ी स्त्री कहते हैं. खुशवंत सिंह जो है वो कहते हैं कि उसकी दादी एक जो है ओल्ड वुमेन है, यानी कि बूढ़ी औरत है. वह इतनी बूढ़ी थी कि उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थी कि इस बात पर विश्वास करना भी कठिन था. किस बात पर विश्वास करना कठिन था? कि वो कभी जवान भी रही होंगी. यानी कि उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा दिखाई देती हैं कि कोई उनको देख के कह नहीं सकता कि कोई ऐसा भी टाइम था कि वो इतनी यंग रही होंगी. नेक्स्ट, इट appeared unbelievable when she talked of the games used to play in her childhood. यह बात अविश्वसनीय प्रतीत होती थी. क्या बात? कि जब वह यानी कि उनकी दादी जो है वो उन खेलों के बारे में बताती है जो वह अपने बचपन में खेला करती थी. तो इस बात में बिल्कुल क्या कि विश्वास ही नहीं होता है खुशवंत सिंह को कि कभी उनकी दादी भी जो है वो बच्ची रही थी और इतने सारे गेम वो खेल चुकी थी अपने बचपन में. हर हेयर वॉज एज वाइट एज स्नो. शी हैज़ अ लिटिल स्टूप इन हर बैक. शी कुड बी सीन टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी ऑल द टाइम. उनके बाल बर्फ की तरह से बिल्कुल सफ़ेद थे. उनकी पीठ पर एक छोटा सा कुबड़ था. जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि उनके जो बाल थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे और उनकी जो पीठ थी वो मुड़ी हुई थी. नेक्स्ट क्या कि हर टाइम पे नेक्स्ट है आगे कि she could be seen telling the beads of her rosary all the time. मीन्स उसे हर समय माला के मन के फेरते हुए देखा जा सकता था. ये जो रोजरी है ये आपको उनके हैंड में दिखाई दे रही है, तो वो हमेशा इस माला के मनकों से जो है वो जाप करती रहती थी. नेक्स्ट, द ऑथर सेज she was like the winter landscape in the mountains, as expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. ऑथर यानी कि ऑथर यहाँ पे कौन है? खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह कहते हैं कि जो उनकी दादी है वो बिल्कुल पर्वतों की तरह से, जैसे पर्वतों में जो ठंड में जो प्राकृतिक दृश्य की भांति एकदम से प्रतीत होती थी उनकी दादी. जैसे
शुद्ध सफ़ेद स्थिरता की एक प्रतिमा जिसके श्वासों में शांति और संतोष भरा होता था। मीन्स बिल्कुल उस सफ़ेद पहाड़ की तरह से बिल्कुल शांत और बिल्कुल ही शालीन, जो कि अपने प्रकृति से, अपने नेचर से थी। बिल्कुल उसकी तरह से जैसे कि कोई ठंडे पर्वतों से जैसे ठंडी हवा चल रही हो और वो जो प्राकृतिक दृश्य देखने पे बनता है, बिल्कुल उसी तरह से ठंडा और शांत स्वभाव और बहुत ही सुंदर स्वभाव था किसका? खुशवंत सिंह की दादी का। A picture of author's grandmother hung on the wall. He appeared too old. Sorry, a picture of author's grandfather hung on the wall. He appeared too old to believe that he ever had a wife. He appeared to have only lots and lots of grandchildren. और खुशवंत सिंह के दादा की एक तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी और दादाजी देखने में इतने ज़्यादा बूढ़े लगते थे कि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता था कि उनकी कभी कोई पत्नी भी होगी। मीन्स वो इतने ज़्यादा देखने में बूढ़े लगते थे और मानो कि ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ रहे होंगे। तो ये बात खुशवंत सिंह अपने दादा के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अपने ग्रैंडफादर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। खुशवंत सिंह वॉज ओनली ए चाइल्ड एट दैट टाइम हिज पेरेंट्स हैड गॉन टू लिव इन द सिटी, लीविंग हिम बिहाइंड इन द विलेज विद हिज ग्रैंडमदर। खुशवंत सिंह जब उस समय पे एक छोटे बच्चे ही थे, उनके जो फादर मदर यानी कि जो उनके पेरेंट्स थे खुशवंत सिंह के, वो रहने के लिए शहर चले गए थे और उन्होंने खुशवंत सिंह की दादी जी के पास गांव में छोड़ दिया था। शी वुड wake him in the morning and get him ready for school. As she bathed and dressed him, she would sing prayers. She hoped that in time Khushwant Singh also come to learn it by heart, but he could never do so. खुशवंत सिंह की दादी उन्हें सुबह उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वह उन्हें नहला रही होती थी या कपड़े पहना रही होती थी तो वह प्रार्थना बोलती रहती थी, यानी कि लगातार भगवान की जो प्रार्थना है उसको बोलती रहती थी, इस आशा में कि समय आने पर खुशवंत सिंह को यह प्रार्थना जो है मुँह जबानी याद हो जाएगी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यानी कि खुशवंत सिंह ने कभी भी उनकी प्रेयर को इतने ध्यान से नहीं सुना कि वो उनको मुँह जबानी याद हो जाए। After a breakfast of a stale bread and butter, grandmother would accompany Khushwant Singh to the village school. तो स्टेल का मतलब होता है बासी, तो बासी रोटी और मक्खन के नाश्ते के बाद दादी खुशवंत सिंह के साथ गांव के स्कूल को चल पड़ती। She would carry some stale chapatis with her for the village dogs. और साथ में वो क्या करती कि गांव के कुत्तों के लिए भी कुछ बासी रोटियां भी अपने साथ में ले जाती। The school was attached to a temple. While the children sat in the veranda singing the alphabet or the prayer in chorus, grandmother would read religious books in the temple. She would walk back home with Khushwant Singh when the school was over. स्कूल मंदिर के साथ ही था। जब बच्चे बरामदे में बैठकर एक सुर में, चौस मीन्स होता है क्या, एक सुर में एक साथ जब हम बोलते हैं, लाइक जब छोटे बच्चों को टेबल जब सिखाया जाते हैं तो उनको जब एक साथ एक बच्चे को सामने खड़ा कर दिया जाता है और फिर बाकी सभी उसके पीछे लगातार एक स्वर में बोलते हैं तो उसको हम लोग चौस बोलते हैं। तो क्या कि स्कूल के मंदिर जो था वो बिल्कुल अटैच था किसके साथ में, स्कूल के साथ में, और जो बच्चे बरामदे में बैठकर एक सुर में अक्षर माला गा गा कर बोल रहे थे, तब दादी
मंदिर में बैठकर धार्मिक पुस्तकें अपनी पढ़ा करती थी। जो स्क्रिप्चर्स थे, स्क्रिप्चर्स होते हैं जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, तो वहाँ पर बैठकर दादी उन पुस्तकों को, उन किताबों को पढ़ा करती थी। स्कूल के बाद वह खुशवंत सिंह के साथ घर के लिए चल पड़ती। On their way back, they would throw chapatis to village dogs. और जब खुशवंत सिंह और दादी जो है वो वापस आ रहे होते थे घर की तरफ, तो वापस रास्ते में वो गांव के कुत्तों की तरफ रोटियां फेंकते थे, यानी कि गांव के कुत्तों को रोटियां देते थे, जो कि दादी सुबह मॉर्निंग में जो बासी रोटियां अपने साथ में लेकर जाती थी। When his parents were settled in the city, Khushwant Singh and his grandmother also went to live with them. और जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स अच्छी तरह से शहर में बस गए, तो उनकी दादी भी उनके साथ में, उनकी दादी और खुशवंत सिंह दोनों उनके साथ में रहने के लिए वहाँ चले गए। Now, Khushwant Singh joined an English medium school. His grandmother did not like many things taught in this school, though she still shared the same room with Khushwant Singh. She could no longer help him in his lessons. She no longer went with him to his school. Now, दादी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्या कि अब खुशवंत सिंह जो थे वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि दादी को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली अनेकों बातें पसंद नहीं थी, यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो कि उनके स्कूल की दादी को पसंद नहीं थी। हालांकि अभी भी खुशवंत सिंह और दादी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब दादी जो है वो खुशवंत सिंह की मदद नहीं कर सकती थी, उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि दादी जो है वो इंग्लिश नहीं जानती थी, इसलिए वो किसी भी तरह से खुशवंत सिंह की हेल्प नहीं कर सकती थी। जबकि इससे पहले जब गांव के स्कूल में खुशवंत सिंह जाते थे, तो उस समय पे वो क्या करती थी, उनकी हेल्प कर सकती थी। नेक्स्ट, अब दादी जो थी, क्योंकि जो बस है वो बिल्कुल घर के सामने आती थी, और जब बस घर के सामने आती थी तो उस समय पे उनको ज़रूरत नहीं थी दादी को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए, स्कूल तक छोड़ने के लिए। तो अब दादी जो थी वो उनके साथ भी नहीं जाती थी। खुशवंत सिंह जो है वो वहीं से, घर के सामने से ही स्कूल में चले जाते थे। वह उसके साथ अब स्कूल भी नहीं जाती थी दादी। नेक्स्ट, अब कौन कौन सी चीज़ें जो थी, खुशवंत सिंह डेली आते स्कूल से और डेली आकर जो है वो स्कूल के बारे में बताते कि उन्होंने आज क्या सीखा। स्पेशली जो म्यूज़िक है वो दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दादी का मानना था कि जो म्यूज़िक है जो वो छोटे स्तर वाले लोगों का काम होता है। ये दादी की सोच थी, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, in due course, Khushwant Singh went up to university. He was then given a room of his own, and thus the common link of friendship between them now snapped completely. और जैसे जैसे खुशवंत सिंह बड़े होने लगे, एक समय ऐसा आया कि खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी जाने लगे। तब उसे अलग से एक कमरा दे दिया गया, और इस प्रकार उनके बीच में जो अभी तक जो एक कड़ी का काम कर रहा था, कौन? जो कि उनका कमरा था, अब वो कड़ी भी बिल्कुल टूट चुकी थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले कम से कम वो एक कमरे में रहते थे तो एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के जो है एक दूसरे के साथ में रहते थे, लेकिन अब वो भी छूट गया है। क्यों छूट गया है? क्योंकि अब खुशवंत सिंह जो है वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उन्हें एक अलग कमरे की पढ़ने के लिए ज़रूरत थी। नेक्स्ट, grandmother began to pass her time at the spinning wheel from sunrise to sunset.
क्योंकि अब खुशवंत सिंह भी काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब उन्हें दादी की किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं थी। अलग से वो कमरे में रहते थे, तो अब दादी जो थी वो कैसे अपना पूरा टाइम काटती थी। तो दादी क्या करती कि अब सुबह से लेके और शाम तक चरखा चलाकर अपना समय बिताने लगीं। नेक्स्ट, only in the afternoon did she relax a little when she fed sparrows with little bits of bread. The sparrows also seemed to feel quite at home in her company. Some of the birds would sit on her shoulders and even on her head. केवल दोपहर के समय वह थोड़ी देर के लिए आराम करती थी दादी, और जब वह चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती थी। नेक्स्ट, चिड़ियों को भी उनकी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा, चिड़ियाँ भी जो थी वो एंजॉय करती थी। कुछ चिड़ियाँ जो थी वो क्या करती कि उनके कंधों पर बैठ जाती थी, और कुछ चिड़िया जो है उनके सिर पर, उनके हाथों पर इस तरह से बैठ जाया करती थी। क्योंकि जिस तरह से दादी जो थी वो उनकी देखभाल करती थी, उनको जो है रोटियों के टुकड़े देती थी, खाने के लिए देती थी, कभी उनको उश तक भी नहीं बोलती थी। तो इसलिए सारी की सारी जो चिड़ियाँ थी वो उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अटैच हो चुकी थी, इसलिए वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह decided to go abroad for further studies. खुशवंत सिंह ने आगे की अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। He was to be away for 5 years. His grandmother went to the railway station to see him off. Khushwant Singh felt that his grandmother would not leave till the time he was to come back. अब खुशवंत सिंह को 5 साल के लिए घर से दूर रहना था। क्यों? क्योंकि खुशवंत सिंह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए सोच चुके थे, डिसाइड कर चुके थे, और उनकी दादी उन्हें विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाती हैं। खुशवंत सिंह को लगा कि जब तक वह वापस आएगा तब तक क्या होगा कि उनकी दादी जो है वो शायद जीवित नहीं बचेंगी। नेक्स्ट, but that was not so. She was there to receive him at the station when he came back. She celebrated his homecoming in her own way. She collected the women of neighborhood, got an old drum and started singing. She kept singing and beating the drum for several hours. खुशवंत सिंह ने क्या सोचा था कि जब वो वापस आएंगे तो शायद उनकी दादी जो है वो जीवित नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो वापस आते हैं तो दादी जो है वो स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पे थी, और उन्होंने अपने ही ढंग से घर आने के बाद जो है वो एंजॉय किया। कैसे कि उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाने लगीं, और वह कई घंटों तक गाती और ढोल को बजाती रहीं। Next morning, grandmother fell ill. The doctor said that it was only a mild fever and would soon go. अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि यह हल्का सा बुखार था और जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी जानती थी कि उनका अंत नज़दीक था। But grandmother knew that her end was near. She lay peacefully in bed, praying and telling the beads of her rosary. She did not want to waste the remaining moments of her life in talking to anybody. वह शांति से अपने बिस्तर पर लेटी रही और माला फेरती रही।
वह अपने जीवन के बचे हुए जो मोमेंट्स थे, जो समय था, वह किसी से भी बात करके उनको उन मोमेंट्स को वेस्ट करना नहीं चाहती थी। Quite suddenly, the rosary fell from her hand. She had breathed her last. Her body was placed on the ground and covered with a red shroud. उसके बाद अचानक माला उनके हाथों से नीचे गिर गई। इट मीन्स क्या कि अब दादी की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनके शरीर को जमीन पर रख दिया गया और लाल कफन से ढक दिया गया। After making preparations for her funeral, they went to her room to fetch her body for the last journey. और उसके दाह संस्कार की तैयारियां करने के बाद वे उसके कमरे में उसके मृत शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने के लिए आए। Thousands of sparrows had already gathered in the veranda and in her room right up to her dead body. The birds were all silent and there was no chirping. और जब ही वो सभी लोग अंतिम यात्रा के अंतिम संस्कार की जो तैयारियां करने के बाद वापस लौटे, तो उन्होंने क्या देखा कि बरामदे में दादी के कमरे में उसके मृत शरीर के आसपास लगभग हजारों चिड़िया जो है वो इकट्ठी हो गई हैं। सभी चिड़िया जो थी वो शांत थी और वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी। The writer's mother brought some bread, broke it into bits and threw it to them. और जो खुशवंत सिंह की मदर हैं वो थोड़ी सी रोटी लेकर आई, इसे टुकड़ों में तोड़ा और उसे चिड़िया के पास स्पैरोज के सामने जो था डाल दिया। The sparrows did not pay any attention to the crumbs. लेकिन उन टुकड़ों की तरफ चिड़ियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि दादी के बाद वो भी शोक मना रही थी। When the grandmother dead body was taken away, the sparrows flew away quietly. जब दादी के मृत शरीर को ले जाया जा रहा था तो चिड़ियाएं जो हैं वो वहाँ से चुपचाप से वहाँ से उड़ गईं। The moral of the story: the portrait of lady is the first and foremost the sweet companionship of grandmother and the author. इस स्टोरी का जो मोरल है, सबसे पहले जो कंपनीशिप दिखाई गई है किस किस की, ग्रैंडमदर की और ऑथर की, वो बहुत ही सुंदर जो उनका रिलेशन है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। द ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड एज इज़ वेल स्पेंट, द चिल्ड्रन लर्न केयर फॉर देम। ग्रैंड पेरेंट्स की जो बढ़ती उम्र है, यानी कि उनकी जो ओल्ड एज है, वो आसानी से अच्छी तरह से बीत सकती हैं यदि उनके बच्चे उनकी देखभाल अच्छे से करें तो। द ऑथर लर्न्स द बेसिक एजुकेशन ऑफ लाइफ इन हिज चाइल्डहुड फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, like being attended by her, going to school and attending the village dogs and feeding them as he also feeds on the same stale chapatis. और ऑथर ने, कौन, खुशवंत सिंह ने बहुत सारी जो नैतिक शिक्षा वाली बातें हैं वो उन्होंने अपने बचपन में ही सीख ली थी अपनी दादी से। कब? जब वो उनके साथ स्कूल जाते थे, और दादी जब वो स्कूल जाती थी उनके साथ में, खुशवंत सिंह के साथ में, तो वो कुत्तों को और जो खाना खिलाती थी, जो बासी चपातियाँ उनको खिलाती थी। दिस टीचेस द कंपैशन फॉर एनिमल्स। ये हमें दिखाता है, क्या सिखाती है ये चीज़, कि हमें एनिमल्स के लिए भी काइंड रहना चाहिए। लेटर ऑन his later years also the grandmother teaches him by the example of her character.
अपनी बाद वाले सालों में भी, यानी कि अपनी लास्ट एज पे भी ग्रैंड मदर ने उनको एक जो चीज़ सिखाई कि अपने कैरेक्टर को शो करते हुए उन्हें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो उनको सिखाई। शी इज़ कॉन्सिस्टेंट इन हर वर्क ऑफ स्पिनिंग व्हील, काउंटिंग द बीड्स एंड प्रेइंग इन हरसेल्फ, कि कैसे वो हमेशा अपने काम में लगी रहती थी, किसमें, कि स्पिनिंग में, और या फिर अपने जो बीड्स थे, जो रोजरी थी उसके जो बीड्स थे उनको काउंट करने में, अपने आप में ही जो प्रेयर थी वो करती रहती थी। दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर ब्रिंग पीस इन होम, यदि इस तरह का जो कैरेक्टर है कोई भी जो पर्सन है ओल्ड एज में वो यदि अडॉप्ट करता है तो घर में पूरी तरह से शांति बनी रहती है। मीन्स किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए बिना अगर हम अपने काम पे लगातार फोकस रखते हैं तो घर में शांति रहती है। द ऑथर इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ लर्निंग द बेसिक एथिक्स फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, और जो ऑथर हैं वो बहुत ही कामयाब रहे अपनी ज़िंदगी में, और क्योंकि उन्होंने इतनी सारी जो नैतिक शिक्षा वाली बातें हैं वो अपनी दादी से सीखी थी। तो इस तरह से जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। नाउ ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह's grandmother as portrayed by him in the Portrait of a Lady।